14 मार्च को एक पखवाड़े पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा के शासकीय निवास स्थान पुलिस प्रोटेक्शन में आग लगी और 5 बोरी में करोड़ों अर्ध चला रुपया 500 के नोट का वीडियोग्राफी हुई। उस वीडियोग्राफी को छिपाए रखा। 15 के बाद उसे वो वीडियोग्राफी बाहर आई। देन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रीलिमिनरी जांच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय से करवाई और उसके बाद 3 जजेस की इन हाउस कमेटी बनाई जो जांच करके उनको प्रतिवेदन दे। इस एक पखवाड़े में पूरे भारत में अभिभाषक वर्ग, पत्रकार वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग सब ने इसको जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ करेंसी मिलना, वो जलवाना, उसको गंभीर अपराध माना है। और इतना धन एक जज के घर से, चाहे ये कह दें कि वो ऑफिशियल रेजिडेंस के पास था, अलग से था दीवार से और ये अलग कमरे में था, ये उससे कोई एक षड्यंत्र हो सकता है। ये कोई किसी के भी ये बात समझ में नहीं आती। और इसलिए जनसाधारण के लिए क्या कानून अलग है और हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए कानून अलग है। इस तरह की आलोचनाएं, प्रत्यालोचनाएं, सजेशंस आते रहे, परंतु किसी ने ये जानकारी नहीं बताई कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने न्यायपालिका के लिए अपनी अलग दंड प्रक्रिया संहिता और अपना अलग पेनल कोड बना लिया है। और इसलिए इस वीडियो में मैं अपने 50 साल के वकालत के अनुभव के आधार पर वो तथ्य और कानूनी स्थिति उजागर करना चाहता हूँ ताकि आम जनता को, बुद्धिजीवियों को ज्ञात हो कि वर्तमान में भारत की न्यायपालिका की स्थिति क्या है और इसके लिए यदि लोगों को न्यायदान देना है, लोगों को न्यायपालिका के प्रति जो अगाध विश्वास था वो विश्वास को बनाए रखना है, तो क्या करना चाहिए। अब मैं सिलसिलेवार ये बतलाता हूँ कि यशवंत वर्मा के पहले भी हाईकोर्ट जजेस ने अपराध किए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गए थे रामास्वामी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अपराध में, परंतु उनको अलग हटाने का कोई प्रक्रिया केवल संविधान में ये है कि हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज को अलग हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाभियोग प्रस्तुत किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बहस सुनी जाएगी और उसके बाद में 2/3 मेजॉरिटी से यदि महाभियोग स्वीकार होता है तो जज अलग हटाया जा सकता। तो भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, आज तक एक अपराधी, एक कदाचारी जज के विरुद्ध महाभियोग सफल नहीं हुआ, चाहे राजनीतिक कारणों से, चाहे उत्तर और दक्षिण की भावनाएं भड़का करके, परंतु नहीं। और उनके विरुद्ध क्रिमिनल केस लगाना चाहिए, चलना भी चाहिए। और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में ये प्रावधान भी किया है कि यदि कोई अपराध करता है कोई जज, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा सकते। इसके बाद क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 91 में 5 जजेस ने फैसला दिया कि नहीं, जुडिशरी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निर्भयता कि लोग उनको ब्लैकमेल नहीं करे, इसलिए एफआईआर किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के लिए
पुलिस या कोई भी एजेंसी दर्ज नहीं करेगी जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लिखित अनुमति नहीं मिल जाए। उसके बाद में ये प्रकरण फिर एक मैटर में 2018 में फिर कामिनी जायसवाल के केस में के एक प्रकरण में आया। तो 3 जजेस ने उसमें सुनवाई की। वो जो 5 जजेस का 91 का फैसला था उसको कन्फर्म किया। अब उस फैसले का मतलब क्या हुआ? उस फैसले से ये हुआ कि कितना भी अपराध जजेस करें उनके खिलाफ FIR CJI चाहे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आज तक CJI ने यह कपा नहीं की कि किसी अपराधी जज के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति। यही नहीं, ग्लोबल जुडिशरी के लिए डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के मजिस्ट्रेट तक के लिए ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश देगा तो FIR दर्ज होगी, नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में जुडिशरी एक अलग भारतीय नागरिकों में न्यायपालिका के सदस्य लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक अलग वर्ग, एक विशिष्ट वर्ग बन गया है कि जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में तो ये है कि जनधन का वंचन, धोखाधड़ी, फर्जी कागज बना करके और उसका छल के लिए उपयोग करना, ये सब व्यक्तिगत अपराध हैं और उसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। परंतु वो केवल लोक सेवकों के लिए, अधिकारियों के लिए, क्लर्कों के लिए, चपरासी के लिए, इनके लिए तक वो सीमित रहेगी। और इन जजेस के खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का जजमेंट उपयोगी है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु एक उसके लिए बाधा उत्पन्न कर दी, एक हिमालय पर्वत खड़ा कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुमति देगा तो FIR दर्ज होगी। और उसी का परिणाम यह हुआ कि महाभियोग में जो अपराधी जजेस के खिलाफ महाभियोग का निर्णय नहीं हो पाया उनको अलग हटाने का, तो उसके खिलाफ ये तो एक सिविल था कि उनको नौकरी से अलग हटाया या नहीं हटाया, परंतु उन्होंने जो क्राइम किया उसके लिए तो FIR दर्ज करने के आदेश या अनुमति देने का एक संवैधानिक कर्तव्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, परंतु किसी भी चीफ जस्टिस ने उसका पालन नहीं। वो इसी के कारण कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए जो संविधान सभा ने जो प्रोटेक्शन दिए थे, जो संरक्षण दिए थे, वो संरक्षण इसलिए दिए थे कि न्यायपालिका की गरिमा कायम रहे। पर उसकी आड़ में जजेस ने ये स्थिति कि सुप्रीम कोर्ट जज किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने नाम भेजता है कि इनको जजेस के लिए नाम रिकमेंड करो, तुमको हम सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने में सहयोग करेंगे। हर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिस्ट से बनते। अब देखिए अपने यहाँ एक जज चीफ जस्टिस थे लाहौटी, मध्य प्रदेश के थे, गुना के थे, महेश्वरी थे, तो उन्होंने विभिन्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यानी रिकमेंड अनुशंसा करवा के 32 महेश्वरी अपॉइंट की। इसी तरह से मध्य प्रदेश का इंदौर बेंच रहा, ये तो हमेशा से पीड़ित रहा कि यहाँ मराठी भाषी जजेस अपॉइंट करने के लिए उनमें योग्यता हो कि नहीं हो, एक लॉबी है जो RSS से जुड़ करके, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके और नियुक्तियां करवाती रही है। और यहाँ के जो मेरिट पे लोग हैं वो अपॉइंटमेंट से वंचित हो गए। यहाँ तक हो तब भी ठीक है, यदि गवर्नमेंट एडवोकेट्स अपॉइंट करना है तो भी सिटिंग हाई कोर्ट जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनके परिवार के, उनके पुत्रों को, उनके भतीजों को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके स्नेहीजनों को गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट कर दिया जाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मैटर में एक दिशा निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स अपॉइंट करने के लिए
एप्लीकेशन आमंत्रित की जाएगी, देन लॉ सेक्रेटरी पूरी लिस्ट बनाएगा, चीफ जस्टिस को पेश करेगा, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जजेस की एक कमेटी से उसमें मेरिट के आधार पर अप्रूव करेगा, तो उसमें से गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट होगा। परंतु आज स्थिति ये है कि यदि 2 साल की वकालत है या 3 साल की वकालत है या 5 साल की वकालत है, और यदि वो किसी हाईकोर्ट रिटायर्ड जज का या सिटिंग जज का या सुप्रीम कोर्ट जज का पुत्र है, तो उसको हाईकोर्ट जज, उसको गवर्नमेंट एडवोकेट। उसका परिणाम ये होता है कि न्याय दान में जज हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को सहयोग वकील का नहीं मिल पाता, और पेंडेंसी बढ़ती है, अपीलें होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और एक अंबार खड़ा हो गया पेंडिंग से कैसे। अब एक दूसरी स्थिति और हो गई कि यदि अब तो पहले तो ऐसा नहीं था, पर जब सीनियर जजेस अपॉइंट होने के लिए वो लोग लाइन में लगने लगे, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियर जज किसको बना अपने लिस्ट देता है, हाई कोर्ट जजेस अपनी लिस्ट देते हैं, अधिकारी अपनी लिस्ट देते हैं, और सीनियर एडवोकेट में मेरिट के बजाय लाइकिंग डिसलाइकिंग पर अपॉइंटमेंट होते हैं। स्थिति ये हो गई कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने गए वीक जय सिंह मिसेस जय सिंह के केस में ये तय किया कि हाईकोर्ट जजेस की जो कमेटी बनाई है सीनियर जजेस के लिए, वो एक्चुअली गलत है। उसके कारण जिसके प्रति नापसंदगी हो, तो उसको तो कितना भी काबिल हो, कभी भी वो सीनियर जज नहीं बने, सीनियर एडवोकेट नहीं बनेगा, तो जजमेंट के लिए क्लोज है। तो ये स्थिति सीनियर एडवोकेट्स में भी हाई कोर्ट की हो और जुडिशरी की हो। अब जजेस को तो तनख्वाह जो मिलती है वो मिलती है, परंतु रिटायर्ड जजेस को सिटिंग हाई कोर्ट जज फाइनेंशियल लाभ मिले, उसके लिए आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे, जो उनको साल भर में की तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा एक आर्बिट्रेशन के केस में मिल जाती है। और इस तरह से करोड़ों रुपए का रिटायरमेंट के बाद भी जो हाई कोर्ट जजेस हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में आय करते हैं, ठाट से देते। अब जहाँ तक करप्शन का है, करप्शन जुडिशरी में है कि नहीं है, परंतु ये तो तय है कि हाई कोर्ट जजेस के घर बहुत से लोग आते जाते हैं, और फिर बाहर निकल करके हाई कोर्ट जज से उनका संपर्क है, क्लाइंट पक्षकारों से डायरेक्ट संबंध स्थापित करते हैं, उनसे पैसा लेते। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जजेस नियुक्ति की पारदर्शिता खत्म हो। पहले कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड करता था, तो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए काबिल लोगों के नाम भेजता था, जो राष्ट्रपति से नियुक्ति हो जाती थी। उसके बाद में जस्टिस JS वर्मा की बेंच ने एक ऑर्डर किया कि नहीं, ये चीफ जस्टिस अकेला नहीं कर सकता, सीनियर मोस्ट 4 जजेस और उसके साथ होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, कॉलेजियम बनेगा और कॉलेजियम करेगा। अब कॉलेजियम बनाने के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान में तो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट होगा, परंतु कॉलेजियम के नाम से एक इस तरह की प्रक्रिया चालू कर दी कि केवल या तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के 56 जजेस तो ऐसे अपॉइंट हुए हैं। केरला के एक कम्युनिस्ट पार्लियामेंट के मेंबर ने लोकसभा में 56 जजेस की लिस्ट रखी थी, जो किसी काका का लड़का है, तो कोई भाई का लड़का है, तो कोई उनका लड़का है। तो इस तरह से जो है अंकल जजेस अपॉइंट होना चालू हो। और जब ये स्थिति हो गई, नैतिकता खत्म हो गई, तो उस नैतिकता का प्रभाव हाई कोर्ट पर पड़ा। यहाँ भी इस तरह के अपॉइंटमेंट होने लगे। इस तरह के अपॉइंटमेंट चाटुकारिता करो या काबिलियत हो कि नहीं हो, सिविल जज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओ, और उसके बाद भी हाई कोर्ट जज बन जाते। और उसी का कारण ये है कि पेंडेंसी जो है
कोई चाहता ही नहीं फाइनल जजमेंट करना, हिम्मत नहीं करता। काबिलियत हो तो हिम्मत होती है, काबिलियत नहीं हो तो पेंडेंसी बढ़ती है। दूसरा, 33% प्रमोशन से भरते हैं। अब प्रमोशन से जो डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं तो वो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज बहुत कम काम करते हैं कि कोई शिकायत नहीं हो जाए, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा। वो प्रमोशन पर हाईकोर्ट जज बनने के बाद ये समझते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सर्विस है, और उसके कारण वो जो जजमेंट देना चाहिए मैं उतना काम नहीं करते। इसके कारण पेंडेंसी बढ़ती है। और उसके बाद में हर हाईकोर्ट जज इसमें लगा रहता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे को स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नया असाइनमेंट मिल जाए, और उससे सफल हो जाते हैं। यानी कि लोकायुक्त हो गए थे गुप्ता, वो तो एक पीनी जज थे, उनसे सीनियर 7 साल सीनियर उमेश, जस्टिस उमेश महेश्वरी महू वाले, वो डिप्टी एडवोकेट डिप्टी लोकायुक्त थे, उप लोकायुक्त, उनके ऊपर उसको उठा के लोकायुक्त बना दिया। 5 साल तक उन्होंने क्या किया लोकायुक्त एजेंसी के, कैसे काम चला दी। उसके पहले जस्टिस नावलेकर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, उनको बनाया तो उनके लड़का सिद्धार्थ नावलेकर यहाँ जितने भूमाफिया थे उनका एजेंट बन करके, उनकी पावर ऑफ अटर्नी ले करके खूब जमीनों के धंधे उसमें। तो ये सब इस बात का प्रतिबिंब है कि जुडिशरी में सब कुछ ठीक नहीं चलता, अराजकता हो गई है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। और उसको सुधारने का 2014 में एक कानून लाए थे, वो कानून सद्भावनापूर्ण था। उसमें प्रोमोटी जजेस के बजाय सिविल जज फर्स्ट क्लास भी यदि है, सेकंड क्लास भी है और बहुत काबिल है, तो हाईकोर्ट जज की परीक्षा में बैठ करके और हाईकोर्ट जज बन सकता है प्रमोशन कोटे में। वो एक बहुत अच्छा हुआ था, उसे गलत वो खत्म हुआ। अच्छे मेरिटोरियस जो वकील थे वो परीक्षा में बैठ के हाईकोर्ट जज बन के अपनी काबिलियत से जाते, उनको भी अधिक कर दिया। और खाली या तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिश्तेदार, या सुप्रीम कोर्ट जजेस के चाटुकार, या हाई कोर्ट जजेस के चाटुकार, या चीफ जस्टिस को खुश रखने वाले, ऐसे लोग भी मेरिट वाले के साथ, अच्छे जजेस के साथ ऐसे लोग भी जजेस बन गए। उसके कारण जुडिशरी की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा मेंटेन नहीं कर पाते, गरिमा को मेंटेन नहीं कर पाते। और उसी का परिणाम है कि यशवंत वर्मा के घर इतना करोड़ मिला है। आज यदि इंदौर में जितने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस, कुछ जजेस को छोड़ दो, उनके यदि महल, जो आलीशान महल बना रखे हैं, वो उनके ही फोटोग्राफ लेकर देख लें, उन्हीं की जांच कर ले, तो मालूम पड़ जाएगा कि ईमानदारी के पैसे से बने थे कि कहीं और के पैसे से बने थे। एक अपने यहाँ का ज्वलंत उदाहरण है जो मैंने ही डील किया था। जस्टिस पीके जायसवाल इंदौर के एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे, बाद में उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ। जो जजेस के लिए एक्ट है, सैलरी वगैरह जो देने के लिए, उस एक्ट में एक प्रोविजन है कि सिटिंग जजेस को 200 लीटर ईंधन, डीजल की कारोट, डीजल का पेट्रोल कारोट मिलेगा, वो हाईकोर्ट आने जाने और हाईकोर्ट से संबंधित कार्य करने के लिए। तो मैक्सिमम 200 और एक्चुअल जितना खर्च हो। अब केपी जायसवाल यहाँ से 200 मीटर पर हाईकोर्ट के सामने ही रहते थे। उन्होंने पूरा प्रमाण पत्र 200 लीटर खर्च किया, ऐसे फर्जी, एक झूठ, असत्य फर्जी प्रमाण पत्र देकर के बराबर 10,000 रुपये महीने के लिए बेईमानी करी। उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने कहा कि ये जो उन्होंने, इनके जो प्रमाणीकरण है वो भादवी धारा 409, 420, 67, 68 उत्तर के दस्तावेजी साक्ष्य है। तो मैं जस्टिस पीके जायसवाल पर क्रिमिनल केस चलाना चाहता हूँ, FIR दर्ज करना चाहता हूँ। तो CJI को मैंने पत्र लिखा, एप्लीकेशन दी कि मेरे को अनुमति दो, उन्होंने अनुमति नहीं, फिर रिमाइंडर किए। जब मैंने यहाँ तक मैंने लिखा कि नहीं तो मैं खाली वकील हूँ, तो जुडिशरी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं इसको लोगों ओपन नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में बटवा दूँगा मेरी शिकायत, डॉक्यूमेंट सही। तब जाकर के उनको सुपरसीड किया, चीफ जस्टिस नहीं बना।
परंतु उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में रख करके जितना इन्होंने इंदौर में नहीं कमाया उतना उन्होंने यूपी में भी कमाया। और यदि आज पीके जायसवाल की प्रॉपर्टी इंदौर, लखनऊ, दिल्ली वो सब देखी जाए, कोई सीबीआई को जांच दे दी जाए तो 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तो ये स्थिति जुडिशरी की है। और जो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने की यशवंत वर्मा के केस में लीगल दायित्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। उन्होंने यदि अभी तक नहीं की है तो वो उनके बिहाफ पर जुडिशरी की गरिमा को आघात पहुंचाने का वो है। यदि वो तत्काल जो वीरा स्वामी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5 जजेस का फैसला कि एफआईआर दर्ज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति से होगी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा तो उनको तत्काल एफआईआर कर देते। तो जो जुडिशरी की प्रतिष्ठा गए एक पखवाड़े से गिर रही है जनता के निगम। और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है कि जजेस अपना मुंह ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। वकील अपना मुंह के वकील को समझते हैं कि ये जुडिशरी में जो कोर्ट में काम करते हैं तो ये तो भ्रष्ट जुडिशरी हो चुकी है। और जो एक प्रतिष्ठा या गरिमा होना चाहिए वो गरिमा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अभी भी समय है कि वीरा स्वामी के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वो है कि यदि किसी जज के लिए कोई ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत आए तो सीजेआई को तत्काल उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके और एफआईआर दर्ज करवाना।